बंधन नहीं है, राइट ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जयद्रथ वध क्या है? ऑप्शन ए महाकाव्य है, बी प्रबंध काव्य है, सी खंड काव्य है, इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन सी खंड काव्य। गुप्त जी ने 17 खंड काव्य कुल लिखे हुए हैं। अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जयद्रथ वध का प्रकाशन सन 1910 ईस्वी में हुआ। मैथिली शरण गुप्त की प्रारंभिक रचनाओं में भारत भारती को छोड़कर जयद्रथ वध की प्रसिद्धि सर्वाधिक रही। हर गीत का छंद में रचित यह खंड काव्य है। अगला प्रश्न है, साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग है? ऑप्शन ए षष्ठ, ऑप्शन बी सप्तम, ऑप्शन सी अष्टम, ऑप्शन डी नवम। तो यानी 9वां सर्ग है। व्याख्या देख लेते हैं इसकी हम। मैथिली शरण गुप्त कृत साकेत महाकाव्य का 9वां सर्ग सर्वाधिक मार्मिक है। साकेत में 12 सर्ग हैं, जिसका रत्नकाल 1916 से 1932 ईस्वी है। साकेत की संपूर्ण कथा का केंद्र बिंदु उर्मिला है। आरंभ में इसका नाम उर्मिला उत्ताप अर्थात उर्मिला काव्य रखा गया है, क्योंकि महाकवि रविंद्रनाथ ने बंगला भाषा में लिखे गए अपने निबंध काव्य रूपच्छिता में राम काव्य में अव्यक्त वेदना देवी उर्मिला के प्रति भारतीय कवियों की उपेक्षा की ओर ध्यान उत्कृष्ट किया है। और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता लेख द्वारा हिंदी कवियों से अनुरोध किया था कि वे इस उपेक्षा को दूर करें। अपने काव्य गुरु द्विवेदी जी से संकेत पाकर गुप्त जी ने साकेत लिखना शुरू कर दिया। अगला प्रश्न है, साकेत की कथा का मूल संबंध किसके चरित्र विकास से जुड़ा है? ऑप्शन ए राम और सीता के, ऑप्शन बी लक्ष्मण और उर्मिला के, ऑप्शन सी भरत और मांडवी के, ऑप्शन डी लक्ष्मण और सीता के, जिसका ऑप्शन बी। तो वही व्याख्या दिया है। अगला प्रश्न चलते हैं। मैथिली शरण गुप्त ने इतिहास के उपेक्षित नारी पात्र को निम्न पुस्तक में प्रतिष्ठित किया। ऑप्शन ए भारत भारती, ऑप्शन बी रंग में भंग, ऑप्शन सी द्वापर, ऑप्शन डी साकेत। इसका ऑप्शन डी साकेत। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग के संपूर्ण प्रतिनिधि कवि हैं? ऑप्शन ए श्रीधर पाठक, ऑप्शन बी हरियोध, ऑप्शन सी मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सी है, मैथिली शरण गुप्त है। तो इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखा है, गुप्त जी की प्रतिभा की सबसे बड़ी विशेषता है कालानुसरण की क्षमता, अर्थात उत्तरोत्तर बदलती हुई भावनाओं और काव्य प्रणालियों को ग्रहण करते चलने की शक्ति। इस दृष्टि से हिंदी भाषी जनता के प्रतिनिधि कवि ये निस्संदेह कहे जा सकते हैं। भारतेंदु के समय से स्वदेश प्रेम की भावना जिस रूप में चली आ रही है, उसका विकास भारत भारती में मिलता है। इधर के राजनीतिक आंदोलन ने जो रूप धारण किया, उसका पूरा आभास पिछली रचनाओं में मिलता है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि सत्याग्रह, अहिंसा, मनुष्यत्ववाद, विश्व प्रेम, किसानों एवं श्रमजीवियों के प्रति प्रेम एवं सम्मान सबकी झलक हम पाते हैं। अतः द्विवेदी युग के संपूर्ण प्रतिनिधि कवि मैथिली शरण गुप्त हैं। तो आइए हम अब आधुनिक युग में छायावाद को देखते हैं। तो छायावाद शुरू करते हैं। छायावाद का पहला प्रश्न है, छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस आलोचक ने किया? ऑप्शन ए मुकुटधर पांडे, ऑप्शन बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी नामवर सिंह। तो इसका ऑप्शन ए है, मुकुटधर पांडे हैं। तो व्याख्या देखते हैं। छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मुकुटधर पांडे ने किया। छायावाद सिद्ध करने में पंडित मुकुटधर पांडे के श्री शारदा में प्रकाशित लेखमाला की अहम भूमिका रही। पंडित मुकुटधर पांडे की सरस्वती में प्रकाशित कविता कुरूरी के प्रति को छायावाद की प्रथम कविता माना गया एवं समस्त हिंदी साहित्य जगत ने इसे स्वीकार भी किया। इसमें छायावाद के सभी तत्व समाहित थे। सन 1916 में इनकी पहली कविता संग्रह पूजा के फूल का प्रकाशन हुआ। इनकी प्रमुख कृतियां हैं शैलबाला, लक्ष्मा, परिश्रम, हृदयदान, ये क्या लिखा है, मामा लिखा है, पता नहीं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। छायावाद शब्द प्रयोग सबसे पहले किया था। ऑप्शन ए रामविलास शर्मा, बी मुकुटधर पांडे, सी नामवर सिंह, डी जयशंकर प्रसाद। तो इसका ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न है, छायावादी युग का प्रवर्तक किसे माना गया है? ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन सी महादेवी वर्मा, ऑप्शन डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला।
तो इसका ऑप्शन ए है जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न देखते हैं। छायावाद की पहली रचना मानी जाती है। ऑप्शन ए पल्लव, बी लहर, सी कामिनी, डी झरना। तो ऑप्शन डी झरना। अगला प्रश्न है। आधुनिक काल की किस काव्यधारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है? ऑप्शन ए द्विवेदी युग, ऑप्शन बी छायावाद युग, ऑप्शन सी प्रगतिवाद युग, ऑप्शन डी प्रयोगवाद युग। तो राइट ऑप्शन बी छायावाद युग। तो आइए व्याख्या देखते हैं। आधुनिक काल की छायावाद काव्यधारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है। छायावाद दो अर्थों में प्रयुक्त किया गया, रहस्यवाद के अर्थ में और शैली विशेष या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में। 1916 के आसपास हिंदी में कल्पनापूर्ण स्वच्छंदता और भावुकता की एक लहर उमड़ी। भाव, भाषा शैली, छंद, अलंकार सभी दृष्टियों से पुरानी कविता में इसका कोई मेल न था। आलोचकों ने इसे छायावाद या छायावादी कविता का नाम दिया। अगला प्रश्न है। छायावाद की निम्नलिखित विशेषताएं हो सकती हैं। ऑप्शन ए विशेषण विपर्याय, ऑप्शन 2 स्वच्छंद भावावेश, ऑप्शन 3 मूर्ति विधान, ऑप्शन 4 इतिवृत्तात्मकता। तो ऑप्शन ए सही है, यानी विशेषण विपर्याय, स्वच्छंद भावावेश, मूर्ति विधान यानी इतिवृत्तात्मकता जो है यह द्विवेदी युग की विशेषता है। तो आइए हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं थोड़ी। छायावाद के अर्थ निर्धारण के संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सीमित अर्थ में एक शैली विशेष माना है, जिसमें लाक्षणिक मूर्तिमता, प्रतीक विधान, विरोध चमत्कार, विशेषण विपर्याय, मानवीकरण, अन्योक्ति विधान आदि पर बल रहता है। छायावाद के व्यापक अर्थ में उन्होंने रहस्यवाद को भी समाविष्ट किया है। जयशंकर प्रसाद ने छायावाद में रहस्य अनुभूति की विवृत पर बल दिया है। छायावाद के विवेचन के प्रसंग में स्वच्छंदतावादी प्रवृत्ति का भी उल्लेख मिलता है। इतिवृत्तात्मक द्विवेदी युग की विशेषता है। तो जैसे हमने बताया, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चित्रात्मक भाषा एवं लाक्षणिक पदावली किस युग की कविता की विशेषता है? ऑप्शन ए छायावाद, ऑप्शन बी प्रगतिवाद, ऑप्शन डी प्रयोगवाद, ऑप्शन सी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन ए है छायावाद। तो आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। छायावाद में वक्रता का वैभव मिलता है। प्रसाद के काव्य में निम्नलिखित में से किसका उत्कर्ष मिलता है? तो ऑप्शन ए विदग्धता, ऑप्शन बी अभिव्यंजना, ऑप्शन सी चारुता, ऑप्शन डी चमत्कार। तो इज राइट ऑप्शन बी अभिव्यंजना। तो वही उसकी विशेषताएं बताई गई हैं। तो आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आधुनिक काल के तीसरे उत्थान की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्तियां हैं। ऑप्शन ए प्रगतिवाद, ऑप्शन बी प्रयोगवाद, ऑप्शन सी हलावाद, ऑप्शन डी छायावाद। तो ऑप्शन डी छायावाद। पहले में है भारतीय युग, दूसरे में द्विवेदी युग, तीसरे में छायावाद युग, चौथे में प्रगतिवाद, पांचवें में प्रयोगवाद। प्रगतिवाद के बाद हालावाद आता है, फिर प्रयोगवाद आता है, फिर नई कविता आता है, फिर साठोत्तरी कविता आता है। तो इस तरीके से हमारा क्रमांक चलता है। तो आइए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। जयशंकर प्रसाद की कामायनी की भाषा है। ऑप्शन ए साधुक्री, ऑप्शन बी अवधी, ऑप्शन सी ब्रज भाषा, ऑप्शन डी खड़ी बोली। अगला प्रश्न है। छायावाद में वक्रता का वैभव मिलता है। प्रसाद के काव्य में निम्नलिखित में से किसका उत्कर्ष मिलता है? ऑप्शन ए विदग्धता, ऑप्शन बी अभिव्यंजना, ऑप्शन सी चारुता, ऑप्शन डी चमत्कार। तो आपको बताना है यह क्वेश्चन। इज राइट ऑप्शन बी अभिव्यंजना है। सॉरी, इसको हमने व्याख्या कर दिया था, नहीं, चलिए देखते हैं फिर से। अभिव्यंजना की दृष्टि से जयशंकर प्रसाद के काव्य की गरिमा अपरिमित है। वस्तु का मार्मिक एवं पूर्ण अंतः साक्षात्कार तभी संभव है जब अभिव्यंजना के सूक्ष्म प्रसाधनों का प्रयोग कौशलपूर्ण हो। यह तथ्य भी सही है कि अभिव्यंजना साधन मात्र है, साध्य वास्तविक वस्तु ही होती है। प्रसाद के काव्य में ध्वनि, रीत, गुण, वक्रोक्त, औचित्य आदि तत्वों से युक्त होकर अभिव्यंजना ने अपना स्वरूप ग्रहण किया है। आंसू में प्रसाद की अंतर्भावनाओं का जैसी अभिव्यक्त हुई है वैसे अन्यत्र विरल है। कामायनी में प्रौढ़ विद्वता झलकती है। अमूर्त भावों को मूर्त रूप देने में प्रसाद की कला अतुलनीय रही है। प्रसाद की लाक्षणिकता बेजोड़ है। प्रसाद की कविताएं माधुर्य रस से भरी हुई हैं। परंपरा से कटकर, हटकर और ऊपर उठकर प्रसाद ने अपनी कविता की भावभूमि का निर्माण किया। अगला प्रश्न है। आधुनिक काल के तीसरे उत्थान की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्तियां हैं। ऑप्शन ए प्रगतिवाद, ऑप्शन बी प्रयोगवाद, ऑप्शन सी हलावाद, ऑप्शन डी छायावाद। इसका ऑप्शन है डी छायावाद।
अगला क्वेश्चन है जयशंकर प्रसाद की कामायनी की भाषा है। ऑप्शन ए साधुकड़ी, ऑप्शन बी अवधी, ऑप्शन सी ब्रजभाषा, ऑप्शन डी खड़ी बोली। तो इसका ऑप्शन है डी खड़ी बोली। अगला प्रश्न है कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा। ऑप्शन ए डॉक्टर नागेंद्र, ऑप्शन बी मुक्तिबोध, ऑप्शन डी इंद्रनाथ मदान, ऑप्शन डी शांतप्रिय द्विवेदी। तो इसका ऑप्शन डी है शांतप्रिय द्विवेदी है। तो इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं। जयशंकर प्रसाद कृत कामायनी 1935 ईस्वी छायावादी शैली का प्रथम महाकाव्य है। शांतप्रिय द्विवेदी कामायनी को छायावाद का उपनिषद मानते हैं। तो आगे चलते हैं। कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है। ऑप्शन ए तन का, ऑप्शन बी मन का, ऑप्शन सी हृदय का, ऑप्शन डी बुद्धि का। तो इसका ऑप्शन सी है हृदय का। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। कामायनी में मनुष्य श्रद्धा और ऋणा क्रमशः मन, हृदय और बुद्धि के प्रतीक हैं। कामायनी अपनी मूल कथा और उससे व्यंजित होने वाले तात्पर्य दोनों की दृष्टि से अत्यंत श्रेष्ठ रचना है। कामायनी जयशंकर प्रसाद कृत एक महाकाव्य है। इसकी प्रधान पात्र हैं श्रद्धा। काम की पुत्री होने के कारण उनका दूसरा नाम कामायनी है। प्रसाद जी ने इसकी गरिमामयी नारी को सम्मान देने के लिए ही अपने महाकाव्य का नाम कामायनी रखा। इसकी कथा का आधार ऋग्वेद, छंदोपनिषद, शतपथ ब्राह्मण और श्रीमद् भागवत है। कामायनी की श्रद्धा प्रतीक हैं। ऑप्शन ए बुद्धि, ऑप्शन बी मन, ऑप्शन सी हृदय, ऑप्शन डी आनंद। इज राइट ऑप्शन सी हृदय। अगला प्रश्न है जयशंकर प्रसाद की किस कृति को पहले ब्रजभाषा में बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित किया गया। ऑप्शन ए प्रेम पथिक, ऑप्शन बी कानन कुसुम, ऑप्शन सी झरना, ऑप्शन डी आंसू। इसका ऑप्शन ए सही है प्रेम पथिक। अगला प्रश्न देखते हैं हम। आंसू है ऑप्शन ए मुक्तक काव्य संकलन, बी अतुकांत काव्य, सी प्रबंध काव्य, डी इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं। अगला जयशंकर प्रसाद की कृतियां किस विकल्प में हैं। ऑप्शन ए नीरजा, संध्या गीत, स्मृति की रेखाएं, पद के साथी महादेवी वर्मा का है, बी झरना, लहर, ध्रुव स्वामी, स्कंदगुप्त जयशंकर प्रसाद का है, परिमल गीत का, प्रबंध काव्य तुलसीदास से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है, पल्लव, गुंजन, युगवाड़ी, ग्राम्य ए सुमित्रानंदन पंत का है। इसका ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस कृत के लेखक जयशंकर प्रसाद नहीं है। ऑप्शन ए कानन कुसुम, बी ध्रुव स्वामी, सी चार चंद्रलेख, डी तितली। तो द राइट ऑप्शन सी चार चंद्रलेख। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सी कृत जयशंकर प्रसाद की नहीं है। कानन कुसुम, बी दीप शिखा, सी झरना, डी कामायनी। तो द राइट ऑप्शन बी दीप शिखा। तो इसकी व्याख्या थोड़ा देख लेते हैं। दीप शिखा जयशंकर प्रसाद की कृत नहीं बल्कि महादेवी वर्मा की रचना है। जयशंकर प्रसाद की रचना है कानन कुसुम, वन मिलन, प्रेमाश्रय, प्रेम पथिक, रघुवंश कमाल, छोटा जादूगर, आंधी, अघोरी का मोह, अपराधी, इंद्रजाल, पुरस्कार, गुंडा, आकाशदीप। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है। यामा, दीप शिखा, आंगन के द्वार पर, नीरजा। द राइट ऑप्शन सी आंगन के द्वार पर। अगला प्रश्न है तो इसकी महादेवी वर्मा का व्याख्या देख लेते हैं। बहुत अच्छी व्याख्या दी गई है। आंगन के पार द्वार महादेवी वर्मा की रचना नहीं बल्कि सच्चिदानंद हीरानंद वास्य अज्ञेय की अन्य प्रमुख रचनाएं हैं। अरि ओ करुणा प्रभा में, हरी घास पर क्षर भर, इन धनुष रौदे हुए पूर्वा, सुनहले शैवाल, कितनी नावों में कितनी बार, बावरा, अहेरी, इत्यलम, चिंता, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ इत्यादि। अन्य महत्वपूर्ण तत्व हैं। महादेवी वर्मा की प्रमुख काव्य रचनाएं हैं निहार, रश्मि, नीरजा, संध्या गीत, दीप शिखा, सप्तप्रड़ा, यामा तथा हिमालय इत्यादि। अगला प्रश्न है अगला पॉइंट है निहार महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह है। इनमें 47 गीत संकलित हैं। पंत, प्रसाद, निराला, महादेवी वर्मा, छाया युद्ध के इन चार महान कवियों को बृहत चतुष्टयी के नाम से जाना जाता है। महादेवी वर्मा को भारत सरकार ने पद्म भूषण अलंकार से सम्मानित किया। इसकी रचनाएं सर्वप्रथम चांद पत्रिका में प्रकाशित हुई। अगला पॉइंट है काव्यात्मक प्रतिभा के लिए इन्हें शिक्षरिया एवं मंगला प्रसाद पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ एवं भारत भारती पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद में 1907 ईस्वी में हुआ और निधन जो 1987 ईस्वी में हुआ। ये आरंभ में ब्रजभाषा में कविता लिखती थी, बाद में खड़ी बोली में लिखने लगी जब महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में आई। ये एक कुशल चित्रकार भी थी। अगला प्रश्न देखते हैं निहार की रचना किसने की। महादेवी वर्मा ने। अगला क्वेश्चन है महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन है दीप शिखा, यामा, निहार, रस। तो निहार है।
शतपरा किसकी कृति है? निराला प्रसाद महादेवी वर्मा पंत। इज राइट ऑप्शन सी महादेवी वर्मा। कौन सी छायावादी कवि नहीं है? निराला पंत प्रसाद जायसी जायसी। अगला क्वेश्चन है, छायावाद के प्रमुख कवियों में किसमें गीतों की मधुर वेदना की मर्म अभिव्यक्त हुई है? ऑप्शन ए प्रसाद, बी पंत, सी महादेवी वर्मा, सी निराला। तो इसका सही आंसर है महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न है, केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर छायावाद का किसने विरोध किया? ऑप्शन ए शुक्ल, बी महादेवी वर्मा, सी सुमित्रा नंदन पंत, डी अज्ञेय। इज राइट ऑप्शन बी महादेवी वर्मा। अगला क्वेश्चन है, मैं नीर भरी दुख की बदली यह कथन किसका है? तो ऑप्शन ए महादेवी वर्मा, बी प्रसाद, सी पंत, डी निराला। तो ऑप्शन ए महादेवी वर्मा। इसकी व्याख्या इसलिए नहीं देख रहे हैं कि वही जो आगे पीछे वही घुमा फिरा के दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी काव्य की आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए महादेवी वर्मा, बी कीर्ति चौधरी, सी सुभद्रा कुमारी चौहान, डी वंदना वाजपेयी। तो ऑप्शन ए महादेवी वर्मा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तेरी वैभव देखूं या जीवन का क्रंदन देखूं, यह पंक्तियां किसकी हैं? ऑप्शन ए निराला, बी अज्ञेय, सी महादेवी वर्मा, डी बच्चन सिंह। इज राइट ऑप्शन सी महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न है, निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव है? ऑप्शन ए रामचरितमानस, बी वाल्मीकि रामायण, सी साकेत, डी कृतवास रामायण। तो इसका ऑप्शन डी है कृतवास रामायण। तो इसकी व्याख्या देखना जरूरी है। कृतवास रामायण के आधार पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने राम की शक्ति पूजा मिथक काव्य रचना की। निराला जी ने कथा में परिवर्तन तो नहीं किया है, लेकिन राम के चरित्र को आधुनिक मनुष्य के अंतर्द्वंद से जोड़ दिया है। निराला की कविताओं पर भारी दर्शन का गहरा प्रभाव है। राम की शक्ति पूजा लंका कांड के कथानक को लेकर लिखी गई एक लंबी कविता है। इसमें अपने सर्जक के निजित्व के समीपतम पहचान की प्रतिफलन है। यह राम कथा कम निराला के रचनात्मक संघर्ष एवं आत्म बलिदान की कहानी है। अगला प्रश्न है, निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव है? ऑप्शन ए वाल्मीकि रामायण, ऑप्शन दो कृतवास रामायण, ऑप्शन सी रामचरितमानस, ऑप्शन डी विष्णु पुराण। तो इस पे सबसे ज्यादा कृतवास रामायण का प्रभाव है। अगला प्रश्न देखते हैं, कला और बूढ़ा चाँद के लेखक हैं। ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर, बी सुमित्रा नंदन पंत, सी राम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, डी नंद दुलारी वाजपेयी। तो इसका ऑप्शन है कला और बूढ़ा चाँद के लेखक सुमित्रा नंदन पंत। बचपन का नाम गोसाई दंत है। पंत जी की अन्य रचनाएं हैं उच्छावास ग्रंथ, बीड़ा, लोकायतन, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, स्वर्ण किरण, उत्तरा वाणी, चिदम्बरा, पतझर एवं भावक्रांत गीत, हंस, शंख ध्वनि, किरण, वीणा, समाधिता और ग्राम्या इत्यादि। अन्य महत्वपूर्ण बातें भी देखते हैं निराला के विषय में और सुमित्रा नंदन पंत के विषय में। सुमित्रा नंदन पंत की कृत लोकायतन प्रबंध काव्य है। 1960 में पंत जी को कला और बूढ़ा चाँद कविता संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। लोकायतन पर सोबियात और चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। सुमित्रा नंदन पंत की ग्राम्या कृति का संबंध ग्रामीण परिवेश से है। पंत जी ने ग्राम्या में गांव की विविध समस्याओं का आकलन किया है। अगला पॉइंट है, युगवाणी में मार्क्स और गांधी के सिद्धांतों को पुस्तक में पढ़कर छंदोबद्ध किया है। अगला पॉइंट है, पंत जी ने अपनी पहली कविता गिरजे का घंटा की रचना 1916 में की। अगला पॉइंट है, गुंजन का अंतिम छायावादी काव्य संग्रह कहा जा सकता है। अगला प्रश्न है, चिदम्बरा के रचनाकार हैं तो वही सुमित्रा नंदन पंत। पंत जी की ग्राम्य कृत का संबंध है ग्रामीण परिवेश से, प्रगतिवादी दृष्टि से, कल्पनालोक से, नई कविता से। तो ऑप्शन है ग्रामीण परिवेश से। तो अगला प्रश्न है, लोकायतन के रचयिता हैं। ऑप्शन ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बी बालकृष्ण शर्मा नवीन, सी माखनलाल चतुर्वेदी, डी सुमित्रा नंदन पंत। इसका ऑप्शन डी है सुमित्रा नंदन पंत। तो इसमें जो है ग्रामीण परिवेश से है। लोकायतन के रचयिता हैं। अगला प्रश्न है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बालकृष्ण शर्मा नवीन, सी माखनलाल चतुर्वेदी, सी सुमित्रा नंदन पंत। तो इज राइट ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, पंत की पहली रचना है बीड़ा ग्रंथ, गिरजे का घंटा इनमें से कोई नहीं। तो इज राइट ऑप्शन सी गिरजे का घंटा। अगला प्रश्न है, सुमित्रा नंदन
पंत की सुप्रसिद्ध कविता परिवर्तन उनके किस काव्य संकलन में सर्वप्रथम प्रकाशित हुई? ऑप्शन ए गुंजव, बी पल्लव, बी ग्राम्य, सी पल्लव, डी युगांत। द राइट ऑप्शन सी पल्लव। सुमित्रानंदन पंत की सुप्रसिद्ध कविता परिवर्तन और उसके काव्य संकलन पल्लव में सर्वप्रथम प्रकाशित हुई। अगला प्रश्न है, अरविंद दर्शन से प्रभावित हिंदी के कवि हैं? ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, बी निराला, सी सुमित्रानंदन पंत, डी मैथिली शरण गुप्त। तो इसका ऑप्शन सी है सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत व्याख्या है, सुमित्रानंदन पंत ने अरविंद दर्शन के आधार पर नया दर्शन ढूंढने का प्रयास किया है, फिर भी उनकी रचनाओं पर अरविंद दर्शन की गहरी छाप है। अरविंद दर्शन को अपनाकर पंत छायावास से निकलने की चेष्टा करते हुए पुनः उसी क्षेत्र में प्रविष्ट हो जाते हैं। कला और बूढ़ा चांद, रश्मिबंध, गीत हंस, स्वर्णिम चक्र, समाधिता जैसी रचनाओं पर अरविंद की छाप स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। यहाँ पे रश्मिरथ होना चाहिए। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कवि अपने रचनाकाल के अंतिम दौर में प्रगतिवादी के भौतिक दर्शन के साथ साथ अरविंद दर्शन से प्रभावित हुआ? ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, बी सुमित्रानंदन पंत, सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, डी रामधारी सिंह दिनकर। द राइट ऑप्शन बी सुमित्रानंदन पंत। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अपने काव्य जीवन के उत्तर में अरविंद दर्शन से प्रभावित कवि हैं? ऑप्शन ए महादेवी वर्मा, ऑप्शन बी सुमित्रानंदन पंत, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी अज्ञेय। द राइट ऑप्शन बी सुमित्रानंदन पंत। अगला प्रश्न है, अरविंद दर्शन से बहुत ही प्रभावित थे? ऑप्शन ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बी जयशंकर प्रसाद, सी सुमित्रानंदन पंत, डी महादेवी वर्मा। द राइट ऑप्शन सी सुमित्रानंदन पंत। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, बी पल्लव पंत की रचना है, सी लोकायतन महाकाव्य की श्रेणी में आता है, डी पंत भारतीय युग के कवि हैं, यही गलत है और सब सही है, वही व्याख्या दिया गया है उसी का। अगला क्वेश्चन है, किस छायावादी कवि को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है? रिपीटेड क्वेश्चन है, सुमित्रानंदन पंत को। निम्न में से कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है? ऑप्शन ए कामायनी, बी प्रिय प्रवास, सी साकेत, डी पल्लव। द राइट ऑप्शन डी पल्लव, और सारी महाकाव्य हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य में महाप्राण किस कवि के लिए प्रयुक्त हुआ है? तुलसीदास, बी निराला, सी जयशंकर प्रसाद, डी सूर्यदास। द राइट ऑप्शन बी निराला के लिए महाप्राण शब्द का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, ये निराला के बारे में है। अगला प्रश्न देखते हैं, पंचवटी प्रसंग काव्य के रचयिता हैं? ऑप्शन ए मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन बी निराला, सी जयशंकर प्रसाद, डी केशवदास। द राइट ऑप्शन बी निराला। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अनामिका काव्य किनके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन ए अज्ञेय, बी निराला, सी धूमिल, डी सुमन। द राइट ऑप्शन बी निराला। अगला क्वेश्चन है, परिमल किस काव्य की कृत है? तो ऑप्शन ए मैथिली शरण गुप्त, बी जयशंकर प्रसाद, सी रामधारी सिंह दिनकर, डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इसका ऑप्शन डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला प्रश्न है, गीतिका के रचनाकार का नाम है प्रसाद, पंत, निराला, मुकुटधर, पांडे। तो इसका राइट आंसर है सी निराला। अगला प्रश्न है, निराला का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, बी है उड़ीसा, सी है बंगाल, डी है बिहार। तो राइट ऑप्शन बी बंगाल। तो निराला के विषय में देखते हैं, स्वच्छंदतावादी विचारधारा के कवि निराला जी का जन्म 21 फरवरी 1896 को महिषादल राज्य मेदिनीपुर बंगाल नामक गांव में हुआ था। इनका पैतृक गृह उन्नाव जिले के गढ़कोला गांव में था। इनके पिता का नाम राम सहाय त्रिपाठी, पत्नी का नाम मनोहरा देवी था एवं एक पुत्री सरोज थी, जिसकी मृत्यु पर इन्होंने सरोज स्मृति नामक कविता लिखी। 15 अक्टूबर 1961 को इलाहाबाद और प्रयागराज में इनका निधन हुआ था, यहीं दारागंज में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, साहित्यिक क्षेत्र में सर्वाधिक विरोध किसका हुआ था? ऑप्शन ए प्रसाद, बी निराला, सी दिनकर, डी हरिओत। द राइट ऑप्शन बी निराला। तो वही निराला के विषय में दिया गया है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित पंक्तियां किस प्रसिद्ध लंबी कविता से उद्धृत हैं? प्रतिपल परिवर्तित व्यूह, भेद कौशल समूह, राक्षस विरुद्ध प्रत्युह, क्रुद्ध कपि विषम। ऑप्शन ए राम की शक्ति पूजा, बी बादल राग, सी पेशलों की प्रतिध्वनियां, सी शेर सिंह का शस्त्र समर्पण। ऑप्शन ए सही है, राम की शक्ति पूजा। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं थोड़ा। उपर्युक्त पंक्तियां निराला द्वारा रचित राम की शक्ति पूजा से अवतरित हैं। इसमें कवि ने राम रावण युद्ध का वर्णन करते हुए धर्म और अधर्म के शाश्वत संघर्ष का चित्रण किया है।
राम धर्म के प्रतीक हैं और रावण अधर्म का। राम की शक्ति पूजा की रचना सन 1936 ईस्वी में हुई। निराला की लंबी कविता है राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, बादल राग, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता। अगला प्रश्न है निराला के उपन्यास हैं अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा, उच्छृंखलता, काले कारनामे, पुराण कथा, महाभारत। निराला के निबंध संग्रह हैं प्रबंध परिचय, प्रबंध प्रतिमा, बंग भाषा का उच्चारण, प्रबंध पद्य, प्रबंध प्रतिमा, चाबुक, चयन, संघर्ष आदि। निराला ने अनुवाद किया है आनंद मठ, विश्व विकर्ष, कृष्णकांत का बिल, कपाल कुंडल, दुर्गेश नंदिनी, राजरानी, देवी चौधरानी, चंद्रशेखर राजनी, श्री रामकृष्ण वचनामृत, भारत में विवेकानंद, राजयोग। अगला प्रश्न है निराला की निम्नलिखित कविताओं में कौन लंबी कविता नहीं? ऑप्शन ए भिक्षुक, ऑप्शन बी कुकुरमुत्ता, ऑप्शन सी सरोज स्मिथ, ऑप्शन डी राम की शक्ति पूजा। तो भिक्षुक निराला की लंबी कविता नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं निम्न निराला की बादल राग कविता का संबंध है। ऑप्शन ए छायावादी सौंदर्य से, ऑप्शन बी प्रगतवादी चेतना से, ऑप्शन सी प्रयोगवादी चेतना से, ऑप्शन डी प्रगतवादी सौंदर्य से। तो राइट ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बादल राग के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन सी निराला। अगला प्रश्न देखते हैं धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध, पंक्ति में किसके जीवन सत्य की अभिव्यक्ति मिलती है? ऑप्शन ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन बी हनुमान, ऑप्शन सी लक्ष्मण, ऑप्शन डी विभीषण। राइट ऑप्शन ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। जीवन व्याख्या देख लेते हैं। जीवन धिक जीवन को जो पाता ही आया विरोध, धिक साधना जिसके लिए सदा ही किया शोध। यह निराला की है। अगला प्रश्न देखते हैं मुक्त छंद के प्रेरिता हैं। मुक्त छंद को एक अन्य नाम से केचुआ छंद के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए निराला, बे नागार्जुन, सी जयशंकर प्रसाद, डी महादेवी वर्मा। तो इसका मुक्त छंद के प्रेरिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। निराला की कविता समारंभ मुक्त वृत्त से होता है। जूही की कली उनकी पहली रचना है और यह मुक्त वृत्त में है। मुक्त वृत्त में छंदोबद्ध रचना के तुक, मात्रा आदि अवरोध तत्व निषेध हो जाते हैं। निराला की जूही की कली उदाहरण है मात्रिक छंद, वर्णित छंद, मुक्तक छंद, इनमें से कोई नहीं यानी मुक्त छंद। अगला प्रश्न है रबड़ छंद या केचुआ छंद किस कवि की कविताओं को लक्ष्य कर कहा गया है? ऑप्शन ए दिनकर, बी धूमिल, सी निराला, डी मुक्तिबोध। तो ऑप्शन सी निराला। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निराला की अंतिम कविता है ऑप्शन ए राम की शक्ति पूजा, बी तुलसीदास, सी सरोज स्मिथ, डी पत्रोत्कंठी जीवन का विष बुझ गया। तो इसका राइट ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न है प्रिय स्वतंत्र राव अमृत मंत्र नव पंक्ति वाली कविता का संबंध है। ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, बी भवानी प्रसाद मिश्र से, सी सुमित्रा नंदन पंत से, डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से। तो इसका ऑप्शन डी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं निम्नलिखित में से निराला की व्यंग्यपरक कविता कौन सी है? ऑप्शन ए तुलसीदास, बी कुकुरमुत्ता, सी सरोज स्मिथ, डी तोड़ती पत्थर। तो इसका ऑप्शन है बी कुकुरमुत्ता। अगले प्रश्न क्योंकि वही घुमा फिरा कर व्याख्या दिए गए इसलिए व्याख्या पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है? ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, बी महादेवी वर्मा, सी नंदुलारी वाजपेयी, डी डॉक्टर नगेंद्र। तो ऑप्शन डी है इसको डॉक्टर नगेंद्र ने। इसकी व्याख्या देखते हैं। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह डॉक्टर नागेंद्र ने कहा। डॉक्टर नागेंद्र की प्रमुख कृतियां हैं रीत काव्य की भूमिका, भारतीय काव्यशास्त्र की भूमिका, रस सिद्धांत, अरस्तु का काव्यशास्त्र, काव्य में उदात्त तत्व, काव्य बिंब, नई समीक्षा। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। महादेवी वर्मा के अनुसार छायावाद प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार आत्मा और परमात्मा का गुप्त वाग्विलास रहस्य है और वही छायावाद है। अगला पॉइंट है शांत प्रिय द्विवेदी के अनुसार जिस प्रकार मैटर ऑफ फैक्ट इत्यात्मक के आगे की चीज़ें छायावाद हैं उसी प्रकार छायावाद के आगे चीज रहस्यवाद है। अगला प्रश्न है छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, यह कथन किसका है? आचार्य नंदुलारी वाजपेयी का, महादेवी वर्मा का, डॉक्टर नागेंद्र का, रामविलास शर्मा का। तो राइट ऑप्शन डी नागेंद्र का।
अगला प्रश्न है छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा। रिपीटेड क्वेश्चन डॉक्टर नागेंद्र का। इनमें से कौन उत्तर छायावादी कवि नहीं है? ऑप्शन ए नागेंद्र शर्मा, ऑप्शन सी राम कुमार वर्मा, सी बच्चन सिंह, डी अंचल। तो द राइट ऑप्शन डी बी राम कुमार वर्मा। तो अब हम प्रगतिवाद देखते हैं। तो हमारा छायावाद कंप्लीट। तो हम प्रगतिवाद का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति जिस काव्यधारा में देखने को मिलती है उस काव्यधारा को कहा जाता है। ऑप्शन ए प्रगतिवाद, बी प्रयोगवाद, सी नवजनवाद, डी अकविता। तो द राइट ऑप्शन ए प्रगतिवाद। इसकी व्याख्या हम देखते हैं। सन 1935 से आगे के कुछ वर्ष प्रगतिवाद युग के वर्ष हैं। प्रगतिवाद मार्क्सवादी दर्शन के आधार पर चलता है जिसमें वर्ग चेतना की प्रधानता है। ऐसा समझना चाहिए कि राजनीति सन 1935 से आगे के कुछ वर्ष प्रगतिवाद युग के वर्ष हैं। प्रगतिवाद मार्क्सवादी दर्शन के आधार पर चलता है जिसमें वर्ग चेतना की प्रधानता है। ऐसा समझना चाहिए कि राजनीति में जो मार्क्सवाद है काव्य में वही प्रगतिवाद है। प्रगतिवाद मार्क्सवाद का साहित्यिक संस्करण है। शुद्ध प्रगतिवादी कवियों के नाम नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, शिवमंगल सिंह सुमन और गजानन माधव मुक्तिबोध आदि हैं। प्रगतिवादी कविता पर जैसा मार्क्स का प्रभाव है वैसे प्रयोगवादी कविता पर फ्रायड का। प्रगतिवाद को साम्यवाद का साहित्यिक संस्करण कहा जाता है। ऑप्शन 2 है प्रगतिवाद काव्य श्रेष्ठ है। ऑप्शन ए दार्शनिकता, ऑप्शन बी वर्ग चेतना प्रधान, सी वैयक्तिक यथार्थ, डी यथास्थितिवाद। तो ऑप्शन बी वर्ग चेतना प्रधान। अगला प्रश्न है द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद किस काव्यधारा का आधार है? ऑप्शन ए नई कविता, बी प्रगतिवाद, सी समानांतर कविता, डी इनमें से कोई नहीं। तो द राइट ऑप्शन बी। तो इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं। प्रगतिवाद का उदय छायावाद के समाप्तिकाल में सन 1936 के आसपास सामाजिक चेतना के साथ आरंभ हुआ। मार्क्सवादी दर्शन द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के आलोक में सामाजिक चेतना और भावबोध का अपना लक्ष्य बनाकर चला। प्रयोगवाद नहीं देख रहे थे हम जी, हम प्रगतिवाद देख रहे थे। सॉरी, ये थोड़ा था। तो प्रगतिवाद हम देख रहे थे। तो प्रगतिवाद की सृष्टि हमने देख ली। इसमें ये व्याख्या देख रहे थे। प्रगतिवाद का उदय छायावाद के समाप्तिकाल से सन 1936 के आसपास सामाजिक चेतना के साथ आरंभ हुआ। यह मार्क्सवादी दर्शन द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के आलोक में सामाजिक चेतना और भावबोध को अपना लक्ष्य बनाकर चलना, राजनीतिक दास्ता देश में एक और पूंजीवाद और सामंतवाद की शोषक शक्तियों को प्रश्रय दे रही थी, तो दूसरी ओर जनसामान्य के लिए भयावह गरीबी, अशिक्षा, असुविधा और अपमान की सृष्टि कर रही थी। साहित्य भी इससे प्रभावित हुआ जिससे प्रगतिवाद साहित्य का आंदोलन आरंभ हुआ। वर्ष 1935 में E.M. फास्टर के सभापतित्व में पेरिस यानी लंदन में प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन यानी प्रगतिशील लेखक संघ का अंतर्राष्ट्रीय संस्था का प्रथम अधिवेशन हुआ। यहीं पर भारतीयों में से कुछ समाजवादी विचारधारा वाले भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की जिसमें मुल्कराज आनंद और सज्जाद जाहिर शामिल थे। वर्ष 1936 में सज्जाद जाहिर और डॉक्टर मुल्कराज आनंद के प्रयत्नों से भारत में इस संस्था की शाखा खुली और प्रेमचंद की अध्यक्षता में लखनऊ इसका प्रथम अधिवेशन हुआ। प्रगतिवादी काव्यधारा में छायावाद की जीवन शून्य होती हुई व्यक्तिवादी व्यक्तित्व काव्यधारा की प्रतिक्रिया भी निहित है। तो वही घूम फिर की व्याख्या दी है। प्रगतिवाद का आधार है ऑप्शन ए रहस्यवाद, बी हलावाद, सी प्रकृतिवाद, डी द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। द राइट ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है प्रगतिवाद लेखक संघ किस स्तर की संस्था है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय, बी अंतर्राष्ट्रीय, सी राज्य स्तरीय, सी हिंदी भाषी प्रांतीय। द राइट ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय। अगला प्रश्न है प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन ए प्रेमचंद, बी नागार्जुन, सी राही मासूम रजा, डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। द राइट ऑप्शन ए प्रेमचंद। अगला प्रश्न है लखनऊ में आयोजित प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो यशपाल
ऑप्शन बी दिनकर, ऑप्शन डी निराला, ऑप्शन डी प्रेमचंद। द राइट ऑप्शन प्रेमचंद। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब की गई थी? तो ऑप्शन ए 1926, बी 1936, सी 1946, डी 1939। द राइट ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, लखनऊ में आयोजित 1936 के प्रगतिशील लेखक संघ के ऐतिहासिक आयोजन के अध्यक्ष थे? ऑप्शन ए प्रेमचंद, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन डी मुल्कराज आनंद। द राइट ऑप्शन ए प्रेमचंद। अगला प्रश्न है, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना लंदन में किसके प्रयत्न से हुई? ऑप्शन ए प्रेमचंद, ऑप्शन बी निर्मल वर्मा, ऑप्शन सी मुल्कराज आनंद व सज्जाद जाहिर, ऑप्शन डी नागार्जुन व केदारनाथ अग्रवाल। द राइट ऑप्शन सी मुल्कराज आनंद व सज्जाद जाहिर। अगला प्रश्न है, प्रगतिवाद के जन्म में किसका योगदान है? ऑप्शन ए छायावादी, रोमानियत या पलायनवादी प्रवृत्ति का, ऑप्शन बी प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना का, ऑप्शन सी मार्क्सवादी प्रभाव का, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। द राइट ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। प्रगतिवाद के अंतर्गत कौन सी विचार अमान्य है? ऑप्शन ए यथार्थवाद, ऑप्शन बी रूपवाद, ऑप्शन सी पदार्थवाद, ऑप्शन डी समाजवाद। द राइट ऑप्शन बी रूपवाद। तो व्याख्या आप लोग देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रवृत्तियों में से एक प्रगतिवाद की प्रवृत्ति नहीं है? ऑप्शन ए धर्म, ईश्वर तथा व्यक्तिवाद में आस्था, ऑप्शन बी है सामाजिकता का आग्रह, ऑप्शन सी शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति एवं शोषण वर्ग के प्रति घृणा, ऑप्शन डी जनसामान्य के प्रति लोक मंगल की कामना। द राइट ऑप्शन ए है। व्याख्या देख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है। बैद्यनाथ मिश्र किसका वास्तविक नाम है? ऑप्शन ए नागार्जुन, ऑप्शन बी मुक्तिबोध, ऑप्शन सी रघुवीर सहाय, ऑप्शन डी धूमिल। तो द राइट ऑप्शन ए नागार्जुन। तो बैद्यनाथ मिश्र किसका वास्तविक नाम है? तो ऑप्शन ए नागार्जुन। थोड़ी इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बाबा के नाम से प्रसिद्ध कवि नागार्जुन का वास्तविक नाम बैद्यनाथ मिश्र था। ये प्रगतिवादी विचारधारा के कवि हैं। इनका जन्म 30 जून 1911 के बिहार के मधुबनी के तिरौनी नामक गांव में हुआ था। आधुनिक हिंदी काव्य को और समृद्ध करने वाले नागार्जुन 5 नवंबर 1998 को ख्वाजा सराय दरभंगा बिहार में निधन हो गया, यानी मृत्यु हो गया। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। नागार्जुन ने 1935 में दीपक मासिक तथा 1942-43 में विश्व बंधु साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किया। ऑप्शन अगला पॉइंट है, हिंदी साहित्य में उन्होंने नागार्जुन तथा मैथिली में यात्री उपनाम से रचनाएं का सृजन किया। अगला पॉइंट है, मैथिली में नवीन भावबोध की रचनाओं का प्रारंभ उनका महत्वपूर्ण कविता संग्रह चित्र से माना जाता है। अगला पॉइंट है, नागार्जुन ने संस्कृत तथा बांग्ला में भी काव्य रचनाएं की हैं। अगला पत्र है, पत्रहीन नग्नगाछ मैथिली कविता संग्रह के लिए इन्होंने साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त किया। अगला प्रश्न है और थोड़ी व्याख्या है इसमें। इनकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं, युगधारा है, प्यासी पथराई आंखें हैं, शतरंगे पंखों वाली हैं, तालाब की मछलियां हैं, हजार हजार बाहों वाली है, पुरानी जूतियों का कोरस है, तुमने कहा था, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा हूँ, रत्नगर्भा, ऐसे भी हम क्या, ऐसे भी तुम का, पका है कटहल, भस्मांकुर। अगला पॉइंट है, इनकी अन्य कृतियों में शामिल है बलचनामा, रत्नाथ की चाची, कुंभी पाक, उग्रतारा, जमुनिया का बाबा, वरुण के बेटे। अगला प्रश्न है, नागार्जुन किस वर्ग के कवि हैं? ऑप्शन ए छायावादी, ऑप्शन बी प्रगतिवादी, ऑप्शन सी प्रयोगवादी, ऑप्शन डी द्विवेदीवादी। राइट ऑप्शन बी प्रगतिवादी। अगला प्रश्न है, नागार्जुन किस काव्य धारा के कवि हैं? ऑप्शन ए प्रगतिवाद, ऑप्शन बी प्रयोगवाद, ऑप्शन सी अकविता, ऑप्शन डी समकालीन कविता। राइट ऑप्शन ए प्रगतिवाद। अगला प्रश्न है, कबीर के उपरांत हर विध्वंसकारी और जन विरोधी शक्तियों को सर्वाधिक खुली चुनौती देने वाले साहित्यकार हैं? ऑप्शन ए निराला, बी नागार्जुन, सी दिनकर, डी हरिओत। राइट ऑप्शन बी नागार्जुन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रगतिवाद के संदर्भ में इनमें से एक कथन सही नहीं है, वह है ऑप्शन ए, प्रगतिवाद जनजीवन के साथ प्रकृति और कल्पना लोक में सौंदर्य खोजता है। बी, प्रगतिवाद ने पहली बार साहित्यिक चेतना को यथार्थवाद की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा देता है। सी, प्रगतिवाद की मूल प्रेरणा मार्क्सवाद से विकसित हुई है। डी, प्रगतिवाद सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति को ही रचना का उद्देश्य मानता है। तो राइट ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रगतिवाद समीक्षक हैं रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा, गुलाब राय, डॉक्टर श्याम सुंदर दास। राइट ऑप्शन बी रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न है,
प्रगतिवाद कवि हैं? ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, बी मुक्ति बोस, सी केदारनाथ अग्रवाल, डी हरिवंश राय बच्चन। तो इसका ऑप्शन है सी केदारनाथ अग्रवाल। व्याख्या देख लीजिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है, फूल नहीं रंग बोलते हैं के रचनाकार हैं? ऑप्शन ए केदारनाथ अग्रवाल, बी नागार्जुन, सी त्रिलोचन, डी नरेश मेहता। तो इसका ऑप्शन ए केदारनाथ अग्रवाल। जमुन जल तुम काव्य के रचनाकार हैं? ऑप्शन ए भवानी प्रसाद मी, ऑप्शन बी धूमिल, ऑप्शन सी सुमंगल सिंह, ऑप्शन डी केदारनाथ अग्रवाल। तो राइट ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है? ऑप्शन ए युग की गंगा, ऑप्शन बी नीत के बादल, ऑप्शन सी आग का झरना, ऑप्शन डी युगधारा। इसमें ए और डी दोनों हैं। नहीं, युगधारा तो नहीं है। युगधारा जो है नागार्जुन की रचना है, केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है। युग की गंगा और युगधारा दोनों नहीं हैं। व्याख्या देखते हैं इसकी। युग की गंगा, नीत के बादल केदारनाथ अग्रवाल की काव्यकृति है, जबकि युगधारा नागार्जुन की। केदारनाथ अग्रवाल ने आग का आईना भी लिखा है, किंतु विकल्प में आग का झरना है, अतः विकल्प में दो रचनाएं केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने अपने प्रारंभिक उत्तर कुंजी से इस प्रश्न को उत्तर विकल्प डी माना था, किंतु संशोधित उत्तर कुंजी में प्रश्न मूल्यांकन से ही बाहर कर दिया। अगला प्रश्न है, अबे सुन बे गुलाब, भूल मत गर पाई खुशबू रंगों आप। काव्य पंक्तियों का संबंध है प्रगतवादी कविता से, प्रयोगवादी कविता से, समानांतर कविता से, इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन है प्रगतिवादी कविता से। अगला प्रश्न है हमारा, प्रगतिवाद के प्रमुख कवि नहीं है पूछा है। ऑप्शन ए नागार्जुन, बी दिनकर, सी अज्ञेय, डी मुक्तिबोध। राइट ऑप्शन सी अज्ञेय प्रयोगवादी कवि हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस लंबी कविता के रचयिता मुक्तिबोध हैं? ऑप्शन ए पेशलों की प्रतिध्वनि, बी अंधेरे में, सी राम की शक्ति पूजा, डी असाध्य बीड़ा। राइट ऑप्शन बी अंधेरे में। तो इसकी व्याख्या आप लोग देख लीजिएगा। अगला प्रश्न देख रहे हैं, चांद का मुख टेढ़ा है के रचयिता हैं? ऑप्शन ए नागार्जुन, ऑप्शन बी मुक्तिबोध, ऑप्शन सी धर्मवीर भारती, ऑप्शन डी धूमिल। राइट ऑप्शन बी मुक्तिबोध। अगला प्रश्न है, भूल गलती कविता के कवि हैं? ऑप्शन ए नागार्जुन, बी केदारनाथ अग्रवाल, सी त्रिलोचन, डी मुक्तिबोध। राइट ऑप्शन डी मुक्तिबोध। अगला प्रश्न देखते हैं, अंधेरे में कविता किसने लिखी है? ऑप्शन ए मुक्तिबोध, ऑप्शन बी नागार्जुन, ऑप्शन सी त्रिलोचन, ऑप्शन डी धूमिल। राइट ऑप्शन ए मुक्तिबोध। अगला प्रश्न देखते हैं, कामायनी एक पुनर्विचार नामक आलोचना ग्रंथ के लेखक हैं? ऑप्शन ए रामस्वरूप चतुर्वेदी, ऑप्शन बी रामविलास शर्मा, ऑप्शन डी डॉक्टर नागेंद्र, ऑप्शन सी गजानन माधव मुक्तिबोध। राइट ऑप्शन मुक्तिबोध का है। अगला प्रश्न देखते हैं हम, रहस्य पुरुष का बिंब मुक्तिबोध की किस कविता में नहीं है? ऑप्शन ए मेरे सहचर मित्र, ऑप्शन बी मेरे अंधेरे में, ऑप्शन सी इस चौड़े ऊंचे टीले पर, ऑप्शन डी मुझे पुकारती हुई। तो राइट ऑप्शन बी अंधेरे में। इसका ऑप्शन देखते हैं व्याख्या। मुक्तिबोध की ब्रह्मराक्षस एवं अंधेरे में कविताओं में फैंटेसी है, अर्थात एक जादुई कथा में आधुनिक जीवन अनुभवों की अभिव्यक्ति है। इन कविताओं में गहरा मानसिक संघर्ष, तनाव तथा छटपटाहट है। अगला प्रश्न है, गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना चांद का मुख टेढ़ा है में कौन सी कविता है? ऑप्शन ए जन्मदिन की धूप में, ऑप्शन बी एक स्वप्न कथा में, ऑप्शन सी भूल गलती में, ऑप्शन डी ब्रह्मराक्षस में। तो इसका ऑप्शन ए है ए जन्मदिन की धूप में। अगला प्रश्न देखते हैं, त्रिलोचन शास्त्री की कविताएं हिंदी के अतिरिक्त किस अन्य उपभाषा में हैं? ऑप्शन ए ब्रज, ऑप्शन बी मैथिली, ऑप्शन सी अवधी, ऑप्शन डी भोजपुरी। राइट ऑप्शन सी अवधी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दिनकर की काव्य रचना नहीं है? ऑप्शन ए हुंकार, ऑप्शन बी कुरुक्षेत्र, ऑप्शन सी उर्वशी, ऑप्शन डी त्रिधारा। तो इसका ऑप्शन है त्रिधारा। आप लोग व्याख्या देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृतियाँ कौन सी हैं? ऑप्शन ए लोकायतन, ऑप्शन बी कुरुक्षेत्र, ऑप्शन सी आर्यावर्त, ऑप्शन डी उन्मुक्ति। राइट ऑप्शन बी कुरुक्षेत्र। दो राह समय के रथ का, घर घर नाज सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। यह पंक्तियाँ किसकी कविता से उद्धृत हैं? तो राइट ऑप्शन बी रामधारी सिंह दिनकर की होंगी पंक्तियाँ। अगला प्रश्न है, बालकृष्ण शर्मा नवीन का सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह है क्वाश, रश्मिरेखा, उर्मिला, कुमकुम। राइट ऑप्शन डी कुमकुम। व्याख्या आप देख लीजिएगा।
नवगीत दशक 1, 2, 3 का संपादक कौन था? ऑप्शन ए शंभुनाथ सिंह, ऑप्शन बी अज्ञे हैं, ऑप्शन सी नरेश मेहता, ऑप्शन डी उमा शंकर तिवारी। तो राइट ऑप्शन है शंभुनाथ सिंह। तो हम अब अगला पॉइंट देखते हैं, प्रयोगवाद। प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं वरना वह साधन है। यह कथन किस वाद से संबंधित है? ऑप्शन ए प्रगतिवाद, ऑप्शन बी छायावाद, ऑप्शन सी यथार्थवाद, ऑप्शन डी प्रयोगवाद। राइट ऑप्शन डी प्रयोगवाद। तो व्याख्या आप लोग देख लीजिए। अज्ञेय का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए राय कृदास, ऑप्शन बी कन्हैया लाल, ऑप्शन सी सच्चिदानंद हीरानंद वास्यायन, ऑप्शन डी हरशंकर प्रसाई। तो राइट ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी कवि का मुख्य तथ्य क्या था? ऑप्शन ए नए काव्य उपकरणों का प्रयोग, ऑप्शन बी भावुकता के स्थान पर बौद्धिकता की प्रतिष्ठा, ऑप्शन सी नई राहों का अन्वेषण, ऑप्शन डी काव्य की पूर्व परंपरा का निषेध। राइट ऑप्शन सी नई राहों का अन्वेषण। अगला प्रश्न देखते हैं ने प्रयोगवाद को सर्वाधिक प्रभावित किया है किसने? तो ऑप्शन ए मार्क्सवाद ने, ऑप्शन बी अस्तित्ववाद ने, ऑप्शन सी प्रगतिवाद ने, ऑप्शन डी छायावाद ने। तो इसका राइट आंसर बी अस्तित्ववाद ने। तो व्याख्या आप लोग देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से एक कथन असत्य है। ऑप्शन ए प्रयोगवाद का जन्म तारसप्तक के प्रकाशन के साथ माना जाता है, बिल्कुल सही है। प्रयोगवाद में प्रयोग इष्ट नहीं साधन माना गया है, बिल्कुल सही है। प्रयोगवादी कविता हास्योन्मुख मध्यम वर्गीय समाज के जीवन का चित्र है, ऑप्शन सही है। डी नई कविता प्रयोगवाद का विकसित रूप नहीं है, गलत है। प्रयोगवाद का ही विकसित रूप नई कविता है। अगला प्रश्न है, प्रयोगवादी कविता की रचनाएं किस सप्तक में संग्रहित हैं? ऑप्शन ए तार सप्तक, ऑप्शन बी दूसरा सप्तक, ऑप्शन सी तीसरा सप्तक, ऑप्शन डी चौथा सप्तक। राइट ऑप्शन ए तार सप्तक में। व्याख्या आप लोग देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, अज्ञेय कौन से वाद के कवि हैं? ऑप्शन ए प्रगतिवाद, ऑप्शन बी प्रयोगवाद, ऑप्शन सी छायावाद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी प्रयोगवाद। अगला प्रश्न है, तार सप्तक में संकलित कवियों को राहों के अन्वेषी कहा था? ऑप्शन ए मुक्तिबोध ने, ऑप्शन बी अज्ञेय ने, ऑप्शन सी भरत भूषण अग्रवाल ने, ऑप्शन डी प्रभाकर माचवे ने। तो इसका ऑप्शन बी है अज्ञेय। प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका है? ऑप्शन ए तार सप्तक, ऑप्शन बी प्रतीक, ऑप्शन सी नए पत्ते, ऑप्शन डी नई कविता। तो राइट ऑप्शन है तार सप्तक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन तार सप्तक का कवि नहीं है? तो निम्नलिखित में कौन सा तार सप्तक का कवि नहीं है? ऑप्शन ए शमशेर बहादुर सिंह, ऑप्शन बी गिरिजा कुमार माथुर, ऑप्शन सी मुक्तिबोध, ऑप्शन डी प्रभाकर माचवे। राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन तार सप्तक में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए अज्ञेय, ऑप्शन बी शमशेर, ऑप्शन बी मुक्तिबोध, ऑप्शन सी डी नेमचंद जयंती। राइट ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तार सप्तक में कौन सा कवि शामिल नहीं था? ऑप्शन ए प्रभाकर माचवे, बी नेमचंद जैन, सी भरत भूषण अग्रवाल, डी रामधारी सिंह दिनकर। तो ऑप्शन डी रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न है, भवानी प्रसाद मिश्र की कविताएं किस सप्तक में हैं? पहला तार सप्तक, बी दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, डी चौथा सप्तक। राइट ऑप्शन बी दूसरा सप्तक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कवि दूसरा सप्तक में शामिल नहीं था? ऑप्शन ए भवानी प्रसाद मिश्र, ऑप्शन बी शकुंतला माथुर, ऑप्शन सी शमशेर बहादुर सिंह, ऑप्शन डी मुक्तिबोध। राइट ऑप्शन डी मुक्तिबोध। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा सप्तक में शामिल नहीं दूसरा सप्तक में शामिल कवि हैं? ऑप्शन ए रघुवीर सिंह, बी केदारनाथ सिंह, डी सी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, सी डी नेमचंद जयंती। राइट ऑप्शन ए रघुवीर सहाय। अगला क्वेश्चन है, सन 1951 में प्रकाशित दूसरे सप्तक में कौन सी कवियत्री शामिल थी? ऑप्शन ए अमृता भारती, ऑप्शन बी कीर्ति चौधरी, ऑप्शन सी शकुंतला माथुर, ऑप्शन डी सुमन राजे। राइट ऑप्शन सी। केदारनाथ सिंह किस सप्तक में संकलित है? ऑप्शन ए तार सप्तक, ऑप्शन बी दूसरा सप्तक, ऑप्शन सी तीसरा, ऑप्शन डी चौथा। राइट ऑप्शन सी। चौथे सप्तक में शामिल कवियत्री हैं? ऑप्शन ए शकुंतला माथुर, बी सुमन राजे, डी मणिका मोहनी, सी डी कीर्ति चौधरी। राइट ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, तार सप्तक में कौन सी कवि समिति शामिल नहीं है? तो ऑप्शन ए भारत भूषण अग्रवाल, बी मुक्तिबोध, डी नेमचंद जैन, डी रघुवीर सहाय। तो राइट ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है? ऑप्शन ए 1940, ऑप्शन बी 1943, ऑप्शन सी 1955, ऑप्शन डी 1958। राइट ऑप्शन 1943। राइट ऑप्शन बी 1943।
अगला क्वेश्चन वही रिपीटेड है। तार सप्तक का संबंध किस काव्य धारा से है? तो वही है प्रयोगवाद से। अगला प्रश्न, आत्महत्या के विरुद्ध कविता संकलन के कवि हैं? ऑप्शन है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, बी धर्मवीर भारती, सी रघुवीर सहाय, डी मुक्तिबोध। राइट ऑप्शन सी रघुवीर सहाय। तो आप लोग देख लीजिएगा व्याख्या। अगला क्वेश्चन है, कुआनो नदी कविता संग्रह के कवि हैं? ऑप्शन ए त्रिलोचन, ऑप्शन बी भरत भूषण अग्रवाल, सी अज्ञे, डी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो राइट ऑप्शन डी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। अगला क्वेश्चन है, कुआनो नदी काव्य संग्रह के रचनाकार हैं? धूमिल, कुंवर नारायण, दुष्यंत कुमार, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो राइट ऑप्शन डी। अगला है, नकेनवाद किस काव्यधारा के लिए प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन ए छायावादी, ऑप्शन बी प्रगतिवादी, ऑप्शन सी प्रयोगवादी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, नकेनवाद नामक साहित्यिक आंदोलन के अग्रणी हैं? ऑप्शन ए जगदीश गुप्त, ऑप्शन ए जगदीश गुप्त, नरेश मेहता अज्ञे। दूसरा है नलिन बिलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश मेहता। सी है नलिन बिलोचन शर्मा, केसरी कुमार, नागार्जुन। ऑप्शन डी है नरेश मेहता, केसरी कुमार, नलिन निर्मल वर्मा। तो राइट ऑप्शन बी। इनमें से कौन सा कवि नकेनवाद से जुड़ा है? ऑप्शन ए केसरी कुमार, ऑप्शन बी केदारनाथ सिंह, ऑप्शन सी नरेश मेहता, ऑप्शन डी केदारनाथ अग्रवाल। तो केसरी और नरेश मेहता दोनों जुड़े हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन प्रपद्यवाद से संबंधित नहीं है? प्रपद्यवाद से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए नलिन बिलोचन शर्मा, बी प्रयाग नारायण त्रिपाठी, सी नरेश मेहता, डी केसरी कुमार। तो राइट ऑप्शन बी प्रयाग नारायण त्रिपाठी। घोर अगला प्रश्न है, घोर अहंनिष्ठ व्यक्तिवादी किस काव्यधारा की प्रवृत्ति है? ऑप्शन ए छायावाद, बी प्रगतिवाद, सी प्रयोगवाद, डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन सी प्रयोगवाद। अगला प्रश्न है, अगला नई कविता से देखते हैं। नई कविता के प्रवर्तक हैं प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमचंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, घनानंद। तो इसमें कुछ नहीं दिया गया है, तारांकित है। तो व्याख्या देखते हैं। नई कविता भारतीय स्वतंत्रता के बाद लिखी गई उन कविताओं को कहा गया है जिनमें परंपरागत कविता से आगे नए भावबोध की अभिव्यक्ति के साथ ही नमूनों और नए शिल्प विधान का अन्वेषण किया गया है। यह भी कहा जाता है कि प्रयोगवाद के बाद हिंदी कविता की जो नवीन धारा विकसित हुई वह नई कविता है। नई कविता के प्रवर्तक अज्ञे हैं। अगला क्वेश्चन है, नई कविता के प्रमुख लक्षण हैं? ऑप्शन ए अनुभूत की सच्चाई और बुद्धिमूलक यथार्थवादी दृष्टि। ऑप्शन बी है शोषित वर्ग की पीड़ा और पूंजीपतियों की घोर निंदा। ऑप्शन सी है प्रकृति चित्रण और सौंदर्य बोध। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, नई पत्रिका, ऑप्शन ए है नई कविता पत्रिका का प्रकाशन वर्ष कब हुआ? ऑप्शन ए 1954, बी 1953, बी 1954, डी 1955, सी 1955, डी 1956। तो राइट ऑप्शन बी 1954। अगला क्वेश्चन है, नई कविता पत्रिका का प्रकाशन वर्ष है? ऑप्शन ए 1952, ऑप्शन बी 1953, ऑप्शन सी 1954, ऑप्शन डी 1955। राइट ऑप्शन सी 1954। अगला क्वेश्चन है, नई कविता की प्रमुख प्रवृत्ति है? ऑप्शन ए बौद्धिकता का प्राधान्य, ऑप्शन बी यथार्थवाद का त्यागग्रह, ऑप्शन सी कुंठा, निराशा, संदेह की अभिव्यक्ति, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। राइट ऑप्शन डी उपयुक्त सभी हैं। अगला क्वेश्चन है, लघु मानव की धारणा किसकी प्रवृत्ति की विशेषता है? तो ऑप्शन ए नई कविता, बी दलित विमर्श, सी प्रगतिवाद। लघु मानव की धारणा किसकी प्रवृत्तिगत विशेषता है? ऑप्शन ए नई कविता, बी दलित विमर्श, सी प्रगतिवाद, डी छायावाद। तो राइट ऑप्शन ए नई कविता। अगला क्वेश्चन है, नई कविता परंपरा का तिरस्कार है और नई कहानी परंपरा का विस्तार है। यह कथन किसका है? शैलेश मटियानी, बी राजेंद्र यादव, सी महीप सिंह, डी नामवर सिंह। राइट ऑप्शन बी राजेंद्र यादव। तो प्रिय मित्रों, आज हमने यहाँ तक देख लिया है। तो आप हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए। जय हिंद।